अपने केवीसी किंगडम बायोलॉजी क्लासेस में। मैं विवेकानंद और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12 एंड नीट यूजी प्रिपरेशन। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज का हमारा टॉपिक होगा भाई, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि सेफ पीरियड का कैलकुलेशन कैसे होता है, फिर हम लोग आज एक क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम लोग आखिरी में एस्ट्रस साइकिल के बारे में देखेंगे। तो चलिए भाई देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए भाई अब आज का अगला टॉपिक देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेफ पीरियड। कि भाई इस 28 डेज के साइकिल में किस दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर किसी के साथ सेक्सुअली रिलेशन बनाया जाए तो बेबी के या फिर फर्टिलाइजेशन के होने का चांसेस बिल्कुल कम है। इसी बात को हम लोग जानेंगे इस सेफ पीरियड में। पहले तो हम लोग सेफ पीरियड जान लेते हैं भाई क्या है। वो दिन जिस दिन किसी के साथ सेक्सुअली रिलेशन बनाने के बावजूद भी फर्टिलाइजेशन का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो, उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं भाई, सेफ पीरियड। अब सेफ पीरियड को कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पर्म का वायबिलिटी या स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना। तो आप लोग याद रखिएगा भाई, स्पर्म का लाइफ स्पैन है लगभग 3 से 4 दिन या 5 दिन कह सकते हैं, मैक्सिमम 4 इनफ। ठीक है भाई, तो मैंने मेंशन कर दिया कितना, 4। अगर ओवम के लाइफ स्पैन की बात करी जाए तो 2 से 3 दिन। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। और तीसरा पॉइंट ये कि अपना जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है वो फिक्स होता है कितने दिन का भाई, 14 डेज का। तो ये भी याद कर लेते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ये कितना होता है भाई, 14 डेज कांस्टेंट, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब इन तीनों जानकारी, अगर ये तीनों जानकारी अपने पास है तो आराम से सेफ पीरियड निकाला जा सकता है। कैसे, तो चलिए भाई देख लेते हैं। सबसे पहले अब 1 से लेकर 28 तक ऐसे ही दिन बना दीजिए। ठीक है भाई, तो चलिए मैं ऐसे लिख लेता हूं 1 2 5 फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और फिर से यहां तक कहां गया भाई, 20। समझिएगा, इस शुरू से 1st से 5th डे तक के इस डे को क्या कहते हैं भाई, ब्लीडिंग फेज। क्या कहते हैं भाई, ब्लीडिंग फेज। सिंपली हम लोगों ने साइकिल में भी पढ़ा था कि फर्स्ट 5 डेज को क्या कहते हैं भाई, ब्लीडिंग फेज। फिर इस 14th डे को क्या होता है भाई, ओव्यूलेशन, ये भी हमें पता है। और फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 14 से लेकर 28 तक ये क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। क्या होता है भाई, कांस्टेंट। इसको समझिएगा कि अगर 14th डे को ओवम या सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो रही, कब भाई, 14th डे। कब, 14th डे। अब अगर हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स या रिलेशन इस 13th को बनाया जा रहा है, कब भाई, 13th, तो 13th को स्पर्म का एंट्री हुआ है और हमें पता है कि स्पर्म 4 दिन तक जिंदा रहे। तो भाई 13th को जब स्पर्म आएगा तो वो इंतजार करेगा, कब तक इंतजार करेगा, 13 का इंतजार करेगा, 14 का इंतजार करेगा, 15 और 16। और देख रहे हैं कि इसी बीच 14th को ओवम रिलीज हो जा रही है, मतलब यहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और आगे फिर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। मतलब ये 13th वाला डेट तो भाई डेंजर पीरियड हो गया, रिस्क पीरियड। क्या हो गया भाई, रिस्क। कि अगर 13th को कपुलेशन होती है या रिलेशन बनता है तो ये फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि स्पर्म 4 दिन तक इंतजार करेगा और 4 दिन के बीच में ही ओवम आ जा रही। सोच के देखिए कि अगर 12 को स्पर्म आता, कब आता भाई, 12, तो भी ये कब तक इंतजार करता, 1 2 3 और 1 4 दिन। मतलब अभी भी चांसेस है फर्टिलाइजेशन का, तो ये भी क्या हो गया भाई, रिस्क पीरियड। अगर 11 को स्पर्म आता, कौन आता भाई, 11 को स्पर्म आता, तो भी इधर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 और 1 4, अभी भी फर्टिलाइजेशन का चांसेस है। अब यहां से यहां तक तो हम लोग
लोग देख रहे हैं भाई फर्टिलाइजेशन का चांसेस है, तो ये क्या बोलेंगे, रिस्क पीरियड। आप अधिक से अधिक चाहो तो 10th को भी काउंट कर लो भाई, क्योंकि ये जो रिस्क पीरियड है या फिर डेंजर पीरियड, ये जरूरी नहीं है कि इतना ही 4 दिन में कांस्टेंट हो। हम लोगों को पता है कि इधर की चीजें फ्लक्चुएट होती है, कम और ज्यादा हो सकता है, कांस्टेंट तो ये है। मतलब ये हो सकता है कि 10th डे पर भी अगर स्पर्म आए तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो हम लोग यहां से 10th से लेकर 14th तक, ये क्या हो गया भाई, रिस्क पीरियड। ये क्या हो गया, रिस्क पीरियड, कि अगर इस दिन में कपुलेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। अब आगे बढ़ते भाई इस 15th डे पर, अगर 15th डे को कपुलेशन हुआ या सेक्स हुई तो यहां क्या आएगा भाई, स्पर्म। क्या आएगा, स्पर्म। अब हम लोगों को पता है कि ओवम का लाइफ स्पैन 2 से 3 दिन है। ओवम 14 को आ चुकी है, अब 3 दिन तक तो इंतजार करेगी भाई, किसका, स्पर्म का। अब अगले ही दिन स्पर्म अगर आ जाए तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस है। फिर अगर 16 को आता तो भी चांसेस है, 17 को आता तो भी चांसेस है, क्योंकि ये 3 दिन तक तो इंतजार करेगी। मतलब ये 15 से 17 तक भी क्या हो गया भाई, रिस्क पीरियड हो गया। ये क्या हो गया, रिस्क पीरियड या फिर डेंजर पीरियड। तो भाई अब ये सोच के देखिए कि अगर 18th को स्पर्म आता, ओवम 14 से इंतजार कर रही है, 15, 16, 17, 3 दिन में स्पर्म नहीं आया, ओवम डेड हो गई। अब स्पर्म आया तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा क्या भाई, नहीं। अब 18 के बाद कभी भी आए उधर तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस नहीं है, तो इसे कहा जाएगा सेफ पीरियड। क्या कहा जाएगा भाई, सेफ पीरियड। ऐसे ही अगर 9 को स्पर्म आया होता तो स्पर्म मैक्सिमम 4 दिन तक जिंदा रहेगा, 10, 11, 12 इनफ हो गया भाई, इससे ज्यादा तो रहेगा नहीं, तब तक स्पर्म डेड हो जाएगा और 14 को स्पर्म आएगी तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस नहीं है। मतलब ये 9 के इधर भी अगर स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस नहीं है, तो इसको भी क्या बोलेंगे भाई, सेफ पीरियड। तो भाई अभी हम लोगों ने देखा कि रिस्क पीरियड 10 to कहां तक हो जा रहा है भाई, 17-18 डेज तक, और ये जो सेफ पीरियड है वो 5 से लेकर 10 तक और 18 से लेकर 28 तक हो जाता है। अब भाई ये तो हम लोग नॉर्मल 28 डेज पर देख रहे हैं तो कैलकुलेट कर पा रहे हैं, क्या और कोई तरीका है, बार बार ये 28 तो नहीं आ सकता है, तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे भाई। सबसे पहले तो हम लोग एक अनुमान लगाएंगे कि अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आने वाला। तो जैसे कि इस बार अगर 5 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ है, ब्लीडिंग शुरू हुई है, तो अगला कब आएगा भाई, अगला 28 दिन के बाद आएगा। मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये 5 के बाद हम लोग क्या जोड़ देंगे इसमें, 27, तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5। अब जैसा महीना आप वैसे पूरा लिखो। अगर ब्लीडिंग कब स्टार्ट हुई है भाई, 5 को, कब को स्टार्ट हुई है, 5 को, तो यहां से आप लोग 28 डेज काउंट करो। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये हो गया 28। ये क्या हो गया भाई, 28। मतलब नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कब है भाई, 1 तारीख, ठीक है, 28 दिन के बाद। अगर किसी में 30 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होता है तो इसको और थोड़ा आगे कर देंगे, कब हो जाएगा भाई, ये 28, 29 और 30। तो फिलहाल हम लोग 28 दिन का ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर फर्स्ट को नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाला है, तो अब इस 1 में हम लोग को पता है कि ये 14 दिन क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है, तो वापस से 14 डे बैक चले जाइए। तो कैसे बैक करेंगे भाई, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14।
मतलब ये जो 19 तारीख है, इस 19 तारीख को क्या होने वाला है भाई? ओव्यूलेशन। क्या होने वाला है? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन से हम लोगों को पता है कि 4 दिन पहले और लगभग 4 दिन बाद तक क्या होता है? रिस्क पीरियड। मतलब अगर बात करेंगे तो 20, 21, 22, 23 और इधर क्या भाई? 15, 16, 17 और 18। इन सब की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? रिस्क पीरियड। ये क्या हो जाएगा? रिस्क। बाकी अगर हम लोग इधर की बात करेंगे 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, ये क्या हो जाएगा? सेफ पीरियड। तो सिंपली पता कीजिए कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आने वाला है। जैसे कि अगर पता हो 30th को नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला, तो आप उसमें सिंपली 14 घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए भाई? 14। जब 14 घटाओगे तो आप यहां जैसे आ गया 16। क्या आ गया? 16। मतलब इससे 4 दिन बिफोर और 4 दिन प्लस, ये क्या हो जाएगा? डेंजर पीरियड। और बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा भाई? सेफ पीरियड। ऐसा ही है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है सेफ पीरियड निकालने के लेकर कि आपको कोई डेट दे दिया जाएगा कि इस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल होने वाला है, आप सेफ पीरियड के बारे में बताइए। तो आप क्या कीजिएगा भाई? उसमें 14 घटा दीजिएगा, जितना भी आएगा उसमें कुछ जोड़ देना है 4 दिन और 4 दिन घटा देना है। तो वो जो बीच का टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिस्क पीरियड। और बाकी बचा क्या हो जाएगा भाई? सेफ पीरियड। क्लियर है? चलिए भाई इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि यहां अपने पास कुछ टर्म्स दिया गया है। जैसे कि पहला टर्म है ट्यूबेक्टोमी। भाई ये ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? मैंने पहले भी बताया है कि जिस भी वर्ड के आखिरी में टॉमी लग जाए, टॉमी का मतलब होता है कटिंग। क्या होता है भाई? कटिंग। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ट्यूबेक्टोमी, दैट मींस कि यहां पर फैलोपियन ट्यूब का कटिंग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है भाई? फैलोपियन ट्यूब का कटिंग। तो यहां ट्यूब का कटिंग हो रहा है तो नाम क्या दिया गया है? ट्यूबेक्टोमी। तो चलिए भाई इसको हम लोग लिख भी लेते हैं, कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्या लिखेंगे भाई? कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। समझिएगा, अब क्या आता है कि अगर फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाए तो यूटेरस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। आपको यहां यह बताना है कि क्या यूटेरस में चेंजेस देखने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अब सोचिए भाई कि अपने पास ये फिगर था, याद कीजिए, इस फिगर में आखिरी में यहां हम लोगों ने बनाया था ओवरी और ये बन गया भाई यूटेरस। कि अगर हम लोग इस फैलोपियन ट्यूब को काट दें तो क्या ओवरी से ओवर रिलीज होगा या नहीं? क्लियर सी बात है कि यहां पर फैलोपियन ट्यूब काटा जा रहा है, दैट मींस कि ओवरी के सारे एक्टिविटीज होंगे। अगर ओवेरियन चेंजेस देखने को मिलता है दैट मींस कि आपको यहां यूटेरस में होने वाले सभी चेंजेस देखने को मिलेंगे। मतलब कि अगर फैलोपियन ट्यूब काट भी दिया जाए तो हम लोगों को यूटेराइन चेंजेस देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैं टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को बता रहा हूं ताकि सारा क्वेश्चन एक टेबल में ही आ जाए। अब कहते हैं कि क्या ओवेरियन चेंजेस देखने को मिलेगा? ये तो भाई क्लियर है कि हम लोग फैलोपियन ट्यूब काट रहे हैं तो इसको ओवरी से क्या लेना देना है, तो साफ साफ या ओवेरियन चेंजेस भी देखने को मिलेगा। तो क्या ओव्यूलेशन होगा भाई? बिल्कुल ओव्यूलेशन होगा, क्योंकि यहां ओव्यूलेशन का काम तो ओवरी के पास हो रहा है, इससे फैलोपियन ट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। दैट मींस कि यहां ओव्यूलेशन भी देखने को मिलेगा। अब आखिरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर फैलोपियन ट्यूब काट दिया गया है तो क्या फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा? सोचिए कि फर्टिलाइजेशन होता कहां था भाई? इस एम्पुलरी स्थमस जंक्शन के पास, और हम लोगों ने तो फैलोपियन ट्यूब को ही काट दिया है। मतलब कि इधर से स्पर्म आकर भी कहां पहुंचेगा? ओवम के पास जा पाएगा क्या भाई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओवम जिस रास्ते से आगे जाने वाली थी वो तो पहले से ही कटा पड़ा है, तो ओवम आगे बढ़ेगी नहीं। जब ओवम ही आगे नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन का तो कोई चांसेस है ही नहीं। मतलब अगर आप फैलोपियन ट्यूब में कटिंग कर दें तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, आपको ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा, ओवेरियन चेंजेस देखने को मिलेगा और यूटेराइन चेंजेस देखने को मिलेगा।
हिस्टेरेक्टोमी। अब समझिए कि पहले ये हिस्टेरेक्टोमी होता क्या है। टॉमी का मतलब मैंने बताया कटिंग। तो भाई इस बार किसका कटिंग करेंगे? तो हम लोग कहेंगे रिमूवल ऑफ यूटेरस। किसका भाई? रिमूवल ऑफ यूटेरस। यूटेरस को ही काट के हटा दिया गया। अब यूटेरस को अगर काट कर हटा दिया गया है तो क्या यूटेराइन चेंजेस देखने को मिलेगा? भाई जब यूटेरस है ही नहीं तो काहे का चेंज या कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यूटेरस में कोई चेंजेस नहीं हो। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, अगर यूटेरस काट दिया जाए तो क्या ओवरी में चेंजेस देखने को मिलेगा? भाई यूटेरस कटा है, इसको ओवरी से कोई लेना देना नहीं है। ओवरी तो अपना काम करेगा। दैट मींस कि यहां ओवेरियन चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर अगले क्वेश्चन में जब ओवेरियन चेंजेस हो रहा है तो भाई ओव्यूलेशन भी देखने को मिलेगा। फिर कह रहे हैं क्या फर्टिलाइजेशन हो सकता है? अब बताइए भाई कि जिस यूटेरस को पार करके स्पर्म ओवम के पास जाएगा वो यूटेरस ही कट गया है, वो रास्ता ही नहीं रहा, तो कहां से स्पर्म ओवम के पास पहुंचेगा? जब स्पर्म ओवम के पास पहुंचेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। क्लियर है भाई? अब आते हैं तीसरे टर्म पर। तीसरा टर्म है अपने पास ओफरेक्टोमी। देखिए ध्यान से, यहां भी आखिरी में वर्ड क्या है भाई? टॉमी। और टॉमी का मतलब मैंने क्या बताया था भाई? कटिंग। तो यहां किस चीज का रिमूवल होगा? यहां पर रिमूवल होगा ओवरीज का। किसका भाई? ओवरी का। ध्यान से देखिएगा कि रिमूवल ऑफ ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? ओफरेक्टोमी। अब ये ओफरेक्टोमी क्या था कि ओवरी को रिमूव करके हटा दिया गया। यहां कंडीशन अपने पास दो हो सकता है, या तो दोनों ओवरी को हटा दिया जाए या तो किसी एक ओवरी को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर दोनों ओवरी हटा दिया गया तो क्या होगा। अब देखिए भाई कि अगर ओवरी को काट के हटा दिया जाए, ओवरी है ही नहीं, तो बताइए भाई कि ये जो एस्ट्रोजन था, प्रोजेस्टेरोन था, जो यूटेराइन वॉल पर वर्क कर रहा था, जहां से जिस ओवरी से ओव्यूलेशन हो रहा था वहां तो कोई काम ही नहीं होने वाला है। मतलब ओवरी नहीं है तो यूटेरस में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई ओवरी ही रेगुलेट कर रहा है और ओवरी ही नहीं है। दैट मींस यहां पर यूटेराइन चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या ओवेरियन चेंजेस देखने को मिलेगा? भाई ओवरी ही नहीं है तो काहे का चेंज? क्या ओव्यूलेशन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओवरी है ही नहीं। तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या भाई? फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। अब आखिरी समझिए भाई इसको, फोर्थ नंबर में मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर एक ओवरी रिमूव किया जाए, इंसानों में कितना ओवरी होता है भाई? दो में से किसी एक ओवरी को अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे स्ट्रक्चर में इधर भी एक ओवरी था और इधर भी। अगर इस ओवरी से इस मंथ ओवम रिलीज हो रहा है तो अगले मंथ में इधर वाले ओवरी से क्या होगा रिलीज भाई? ओवम। मतलब अल्टरनेट मंथ पर एक एक करके दोनों ओवरी से ओवर रिलीज होता है। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो एक ओवरी को हटाया जा रहा है, मतलब कि जो भी प्रोसेस होगा यहां होगा तो सही लेकिन लेट से। अगर इधर वाले ओवरी से अभी काम हो गया है, मान लेते हैं कि ये जनवरी का महीना है, तो फरवरी में इधर वाले से होना था, मार्च में इधर वाले से, और इस ओवरी को अगर हटा दिया गया है तो बताइए भाई जनवरी के बाद अगला चेंजेस कब देखने को मिलेगा? मार्च। मतलब सारी घटनाएं होंगी लेकिन सभी घटनाओं में समय बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे क्या यूटेराइन चेंजेस देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन क्या हो जाएगा भाई? डिले, थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। क्या ओवेरियन चेंजेस देखने को मिलेगा? बिल्कुल, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा भाई? डिलेड, इसमें भी समय लगेगा। फिर ओव्यूलेशन, तो ये भी देखने को मिलेगा और ये भी क्या हो जाएगा भाई? डिलेड। फर्टिलाइजेशन वो भी होगा और ये भी क्या होगा भाई? डिलेड। देखिए मैंने एक टेबल पर ही लगभग 16 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई। तो इस टेबल को समझिए और इससे रिलेटेड आप लोग खुद से भी क्वेश्चन को सोचिए और
और सॉल्व कीजिए। क्लियर है भाई? चलिए भाई, अब आज का अगला टॉपिक देखते हैं, एस्ट्रस साइकिल। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने उस टाइम पर भी आपको कंपेयर करके बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल में क्या डिफरेंसेस है। दोनों की अगर बात करेंगे तो दोनों का दोनों भाई रिप्रोडक्टिव साइकिल ही होता। मतलब अगर एस्ट्रस साइकिल की बात करें तो एस्ट्रस साइकिल है क्या भाई? रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्या है भाई? रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब भाई ये रिप्रोडक्टिव साइकिल तो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी लिख रहे थे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कहते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्राइमेट्स में देखने को मिलता। तो भाई ये किस में देखने को मिलेगा? ये मिलेगा फीमेल नॉन प्राइमेट्स में। किसमें भाई? नॉन प्राइमेट्स में। तो बात करेंगे तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे भाई कि फीमेल नॉन प्राइमेट्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल को एस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। क्लियर है भाई? क्या कह रहे हैं हम लोग कि फीमेल नॉन प्राइमेट्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या कहा जाता है भाई? एस्ट्रस साइकिल। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर इसके रिलेटेड समझेंगे तो दूसरा पॉइंट समझिएगा भाई कि ये जो एस्ट्रस साइकिल है, इस एस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन देखने को नहीं मिलता। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? नो ब्लीडिंग या फिर मेंस्ट्रुएशन। जैसे कि उसमें ब्लीडिंग फेज देखने को मिलता था, यहां ऐसा कोई भी ब्लीडिंग फेज देखने को नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो एस्ट्रस साइकिल होता है ये सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही होता है। वो हर एक 28 डेज में रेगुलेट होता था। 28 या 29 डेज में रेगुलेट होता था मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? अकर्स ओनली ड्यूरिंग, कब भाई? ब्रीडिंग सीजन। कब होता है भाई? सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही देखने को मिलता है। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स को यहां सीधा सीधा लिखे हुए याद रखिएगा कि इस एस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है। एस्ट्रस साइकिल सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में देखने को मिलती है। वो क्या होता है भाई? रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज पर रिपीट होती है। ये नॉन प्राइमेट्स में होता है, वो किस में होता था भाई? प्राइमेट्स में होता। क्लियर है? अब एस्ट्रस साइकिल को अगर डिटेल में समझेंगे तो एस्ट्रस साइकिल दो तरह का होता है। कितने तरह का भाई? दो। पहला मोनो एस्ट्रस और दूसरा कौन सा भाई? पॉली एस्ट्रस। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, मोनो का मतलब क्या होता है भाई? एक, और पॉली का मतलब क्या होगा भाई? एक से अधिक। मतलब अगर ब्रीडिंग सीजन में एक बार ही एस्ट्रस साइकिल देखने को मिले, दैट मींस कि वो क्या है भाई? मोनो एस्ट्रस। और जब एक बार से ज्यादा एस्ट्रस साइकिल देखने को मिले या रिप्रोडक्टिव साइकिल देखने को मिले एक सिंगल ब्रीडिंग सीजन में, तो उसे क्या कहेंगे भाई? पॉली एस्ट्रस। तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे भाई? ओनली वन साइकिल इज फाउंड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। इसके लिए क्या लिखेंगे भाई? मोर देन वन साइकिल इज फाउंड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। अब अगर एग्जांपल्स की बात करी जाए तो मोनोएस्ट्रस का एग्जांपल हो जाएगा भाई डॉग, इसी का एग्जांपल हो जाएगा भाई फॉक्स, इसी का एग्जांपल हो जाएगा डियर, बैट और बहुत। ठीक है भाई? तो एक्सेट्रा। फिर हम लोग बात करेंगे कि पॉलीएस्ट्रस का एग्जांपल क्या होगा। तो पॉलीएस्ट्रस का एग्जांपल में लिखेंगे भाई कैट, माउस, पिग, स्क्विरल। ध्यान से देखिएगा भाई, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है कि पॉलीएस्ट्रस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो कैट हो जाएगा, माउस हो जाएगा, पिग हो जाएगा, स्क्विरल हो जाएगा, और आप लोग संतुष्टि के लिए एक्सेट्रा। इधर का भी एग्जांपल क्या हो गया भाई? डॉग, फॉक्स, डियर, बैट, और क्या हम लोग लिख रहे हैं? एक्सेट्रा। तो ये
भाई एस्ट्रस। चलिए अब हम लोग देखते हैं फेजेस ऑफ एस्ट्रस साइकिल कि एस्ट्रस साइकिल के फेजेस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर फेज की बात करेंगे तो सबसे पहले फेज को कहा गया है प्री एस्ट्रस। क्या बोला गया है भाई? प्री एस्ट्रस। कहते हैं इस फेज में होगा क्या? इस फेज में oogenesis स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? oogenesis, मतलब ओवम का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तो कह रहे हैं सबसे पहला हम लोगों ने क्या मेंशन किया भाई? oogenesis स्टार्ट्स ड्यूरिंग दिस फेज। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां जो स्ट्रेटम बेसिलिस होती है, हम लोगों ने देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि स्ट्रेटम बेसिलिस से स्ट्रेटम फंक्शनलिस सेपरेट होकर ब्लीडिंग के दौरान बाहर आ जाता है। कहते हैं कि इस प्री एस्ट्रस में ध्यान से सुनिएगा कि जो स्ट्रेटम बेसिलिस होता है ये किसका फॉर्मेशन करता है भाई? स्ट्रेटम फंक्शनलिस का। ये स्ट्रेटम बेसिलिस डिवाइड करेगा। क्या करेगा भाई? डिवाइड करेगा और डिवाइड करके क्या बना देगा? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। क्या बना देगा भाई? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। अब इस फेज के बाद अगला फेज आएगा एस्ट्रस। कौन सा आएगा भाई? एस्ट्रस। कहते हैं कि इस फेज के दौरान, इस एस्ट्रस फेज के दौरान जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। किसका लेवल बढ़ जाता है भाई? एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये जो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है ये सेक्स का अर्ज बढ़ाता है। किसका भाई? सेक्स का अर्ज बढ़ाता है। किसमें? एनिमल्स में। अब कह रहे हैं कि मतलब इसी फेज के दौरान, क्योंकि सेक्सुअल अर्ज इसी फेज में बढ़ा हुआ है, दैट मींस कपुलेशन भी यही होगी। मतलब इस फेज को इसी बेसिस पर एक नाम दिया गया है हीट फेज। क्या नाम दिया गया है भाई? हीट फेज। तो एस्ट्रोजन के बढ़ने से अर्ज ऑफ सेक्स बढ़ जाता है, मतलब कपुलेशन इसी फेज में होगी। तो इस फेज को क्या नाम दिया गया भाई? हीट फेज। तो आपसे पूछा भी जाएगा कि व्हाई एस्ट्रस फेज इज नोन एज हीट फेज। तो आप बताइएगा सिंपली कि इस फेज में एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है जिससे एनिमल्स में अर्ज ऑफ सेक्स भी इंक्रीज करेगा, दैट मींस कपुलेशन भी इसी फेज में होगी, इसलिए इसे हीट फेज कहा जाता है। अब थर्ड फेज अपने पास आता है भाई मेटा एस्ट्रस। कौन सा फेज है भाई? मेटा एस्ट्रस। अगर इस मेटा एस्ट्रस की बात करेंगे तो जब मेटा एस्ट्रस फेज में एंट्री होता है तो इस फेज के दौरान क्या होता है भाई? कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको अपीयर होंगे जिससे ऐसा लगेगा कि शायद वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। क्या हो चुकी है भाई? प्रेग्नेंट। मतलब यहां प्रेग्नेंट हुई भी नहीं है और ये जो सिम्टम है वो प्रेगनेंसी वाला आ चुका है, इसलिए इसे कहा गया है स्यूडो प्रेगनेंसी। क्या कहा गया भाई? स्यूडो प्रेगनेंसी। मतलब ऐसे लक्षण जो प्रेगनेंसी के दौरान दिखता है वही लक्षण यहां अगर दिखने लगा है तो इसे क्या नाम दिया गया भाई? स्यूडो प्रेगनेंसी। तो ये कब होता है भाई? मेटा एस्ट्रस में। कहते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ये जो प्रेगनेंसी वाला सिम्टम है ये कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो क्या होगा? तो ये जो स्ट्रेटम बेसिलिस डिवाइड करके स्ट्रेटम फंक्शनलिस बनाया हुआ है, ये आखिरी के फेज में एन एस्ट्रस में इसको फैगोसाइट कर जाएगा, मतलब इसका भक्षण कर जाएगा। स्ट्रेटम बेसिलिस फैगोसाइट्स स्ट्रेटम फंक्शनलिस। एक पॉइंट आप लोग और ऐड कर लीजिएगा इस एस्ट्रस फेज में कि इसी एस्ट्रस फेज के दौरान जो मायोमेट्रियम होता है वो मोटा हो जाता है। मतलब इस एस्ट्रस फेज में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा भाई? थीकनिंग। क्या देखने को मिलेगा? थीकनिंग ऑफ मायोमेट्रियम। किसका थीकनिंग भाई? मायोमेट्रियम का थीकनिंग होगा। एक पॉइंट आप लोग ये ऐड कर लीजिएगा और एक पॉइंट आप लोग साथ में और ऐड कीजिएगा कि मेमोरी ग्लैंड भी इनलार्ज हो जाता है इसी एस्ट्रस फेज में। तो हम लोग और एक पॉइंट ऐड करेंगे, मेमोरी ग्लैंड ऑल्सो गेट इनलार्ज। क्या मेंशन करेंगे भाई? कि इसी फेज के दौरान मेमोरी ग्लैंड का भी इनलार्जमेंट हो जाता है। क्लियर है भाई?
तो भाई इस तरीके से कंप्लीट होता है अपना एस्ट्रस साइकिल। अब आप लोगों को बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन एस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये क्वेश्चन आप लोग घर पर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तब तक भाई आप लोग इसे अच्छे से समझिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और भाई ये जो बेल आइकन है इसे प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग के बारे में। तब तक भाई